4 किसका 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 जल्दी बताओ, ऑर्डर 32 का है ना। तो इसमें क्या है, हु मे एक्ट एज अ नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, या अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट, तो कोई भी पर्सन, नेक्स्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, ये लिखा है एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, लेकिन आगे तो पढ़ते हैं, वो तो कोई भी सकता है। हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजॉरिटी हो चुकी हो, नेक्स्ट फ्रेंड है, या उनके गार्जियन है ना। तो प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स, माइनर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए उसका इंटरेस्ट। मान लो मैं माइनर हूं और मेरे साथ कोई नेक्स्ट फ्रेंड हो, तो वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना, उसकी थिंकिंग, उसका इंटरेस्ट मेरे अगेंस्ट वाला ना हो, वो मेरी फेवर वाला ही हो, तो वो बंदा उसमें ध्यान क्या रखना है कि मेरा जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो साउंड माइंड हो, मेजर हो, और वो इंटरेस्ट भी मेरे फेवर वाली बातें कर रहा हो। रूल 7 कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज करता है नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन, तो क्या होगा, तो कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड, ये देखो, कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन फॉर द सूट सेल्फ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना, भाई कोर्ट ने परमिशन नहीं, ऐसा ही कई बार अगर तो मैं माइनर हूं और कोई नेक्स्ट फ्रेंड जाके उसको किसी ने कह दिया यार तू ऐसे ना केस उठा ले, ये कर ले वो कर ले, अब क्या है कि वो जाके कह दे हाँ जी माइनर ने कह दिया मेरे को केस विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, या केस में कुछ ये चीज, तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज को कॉम्प्रोमाइज करने से कुछ एग्रीमेंट हो तो कोर्ट की लीव, कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को एक शक हो जाता है कि यार एकदम से आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो, तो आप वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा, बच्चे से भी पूछेगा कि आप ऐसे चाहते हो कि नहीं चाहते, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एनी सच एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज एंटर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट शैल बी एक तरह से वॉइडेबल ही है, यहाँ पे वॉइड नहीं है, नल एंड वॉइड नहीं है, क्या यूज किया गया है, वॉइडेबल, ये इंपॉर्टेंट रखना। सब रूल 2 है ना, तो किसका 7 का, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड को कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो अगर जिसका इंटरेस्ट एडवर्स हो गया हो माइनर के अगेंस्ट, अनलाइकली दैट द माइनर्स इंटरेस्ट विल प्रॉपरली अफेक्टेड और वी डज नॉट हिज ड्यूटी, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सीजेस टू रिसाइड विद इन इंडिया, इंडिया में नहीं रहना। तो ये सब कारण है जब किस बेसिस पे नेक्स्ट फ्रेंड को अब ये कहा जाएगा कि नहीं नेक्स्ट फ्रेंड को हटा देना चाहिए। तो क्या है कि इंटरेस्ट अब बच्चे के फेवर वाली बातें नहीं कर रहा, दूसरे देश चला गया, और क्या था, बच्चे का इंटरेस्ट करने के लिए, या वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग पे स्टे ऑन द रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड की जब भी होगी तो वो प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी जब तक नया नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड अब रहा नहीं, नया जब तक नया नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ये आ गया अब रूल 13, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर टू रेपुडिएट सूट। जब भी एक, अब उसमें क्या है कि मल्टीपल पार्टी थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे माइनर्स थे, और एक बच्चा मेजर हो गया, बड़ा हो गया है, तो वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग द डिजायर्स टू रेपुडिएट द सूट ही शैल अप्लाई टू हैव हिज नेम स्ट्रक आउट। तो वो बंदा जो बच्चा माइनर था अब बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद उसको ऐसा लगे कि नहीं यार अब मेरे को यहाँ से ये केस नहीं चलाना, या मेरे को अब ऐसा लगता है कि नहीं अब इस केस से विड्रॉ कर लूँ, इसको कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, तो विद द परमिशन वो क्या नाम है अपना नाम हटा सकता है और वो चीज़ वो कर सकता है। तो वेयर द एप्लीकेंट इज नेसेसरी कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू बी मेड अ डिफेंडेंट। और अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट के बारे में कहाँ लिखा है, ये है रूल 14 के अंदर, इसको एक बार पढ़ लेना आप और आ जाओ। उसके बाद 32 का ए अब आ जाता है, इंपॉर्टेंट है शायद 33 भी इंपॉर्टेंट है। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले यही पता करते हैं कि इंडिजेंट पर्सन होता क्या है। तो इंडिजेंट पर्सन होता है कि जो पर्सन के पास ही इज नॉट कैपेबल कि वो अपना कोई केस
को स्टार्ट कर सके, केस को चला सके, तो उसको कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, तो सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग कंडीशन। तो एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन कब? इफ ही इज नॉट पोजेस्ड ऑफ एनी सफिशिएंट मीन्स। तो इंडिजेंट पर्सन कब इंडिजेंट कहलाएगा? तो आप इसको ध्यान रखना कि जब उसके पास कोई भी पोजेशन में ना हो। क्या? सफिशिएंट मीन्स अदर देन प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ एग्जिट ना, तो अनेबल हिम टू पे द फीस, कुछ फीस पे नहीं कर पा रहा, प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट, बिल्कुल कुछ फीस नहीं है, ना ही वो कोई प्रॉपर्टी अपने पास क्या नाम है वो पोजेस करते, तो बिल्कुल ऐसा हो जाए तो वो एक तरह से इंडिजेंट पर्सन हो जाएंगे। वेयर नो सच फी इज प्रिस्क्राइब्ड, इफ ही इज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी विदाउट 1000 वर्थ 1000, 1000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, कोर्ट ने कहा कि भाई ये पे कर दो, वो 1000 रुपए भी नहीं पे कर पा रहे, तो वो इंडिजेंट पर्सन हो जाएंगे। विड्रॉल ऑफ परमिशन, रूल 9, टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ये रूल 9 में लिखा है, आप इसको एक बार रीड करो और इंडिजेंट से रिलेटेड आपका ये होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल है 10, कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड, तो प्लेंटिफ सक्सीड इन द सूट, द कोर्ट शैल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कोर्ट फीस टू हैव बीन पेड बाय द प्लेंटिफ, ये एक बार आप देख लेना। उसके बाद आ जाओ ऑर्डर रूल 15A, 15A भी इंपॉर्टेंट है। 15A क्या है? ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, कोर्ट फीस पे करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी दिया जाएगा। भाई ठीक है, लेट हो गए, नहीं दे पा रहे थे, इंडिजेंट थे, नहीं पे कर पा रहे, तो कोर्ट टाइम वो कर देगा। अब आ जाओ रूल ऑर्डर 34, ये था। अब आ जाओ सीधा जो कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं, 35 इंटरप्लीडर, ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर, प्लेंट रूल 1 है ना, तो ये है प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट। तो एस्पिरेंट्स, अब नेक्स्ट ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर 35। ठीक है, ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 किसकी रिगार्डिंग है? ये है इंटरप्लीडर। तो इंटरप्लीडर के से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें पढ़ना चाहिए वो है प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट। तो एवरी सूट ऑफ इंटरप्लीडर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू द अदर स्टेटमेंट नेसेसरी फ्रॉम द प्लेट्स स्टेट, क्या क्या बताना होता है एक इंटरप्लीडर को। जो भी आप एक सूट फाइल करोगे तो उसके अंदर होता है दैट द प्लेंटिफ क्लेम नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर other than the charges or cost, claim made by the defendants severely, see that there is no collusion between the plaintiff and any other defendants। तो ये चीज है जो आपको एक स्टेटमेंट जरूरी होती है किसी भी प्लेंट में आपको बतानी होती है इंटरप्लेटर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूल आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम्स, ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड इसके लिए, वो है रूल 5। रूल 5 में सबसे बात मेन आ जाती है कि रूल 5 में एक इलस्ट्रेशन है, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, उस इलस्ट्रेशन को ही डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आ जाओ रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? एजेंट्स एंड अदर टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट। तो जो टेनेंट होगा और एजेंट्स होंगे they are not liable to file the or they have not the right to file the interpleader suit। तो nothing in this order shall be deemed to be enable agent to sue their principals or tenant to sue their landlord for the purpose of compelling them to interplead in any person। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देखो एक बार क्या कहता है। A deposit a box, कोई एक बंदा है ए, मान लो मैंने एक ज्वेलरी से रिलेटेड बॉक्स को डिपॉजिट कर दिया, किसी को दे दिया, ठीक है, ऑफ ज्वेल्स विद बी एज हिज एजेंट। सी एलिज दैट द ज्वेल्स वर रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड।
मैंने बी को दे दिया, लेकिन सी कहता है कि नहीं भाई, तो रॉन्गफुली आपने ए ने ना मेरे से, सी कह रहा है मैं ए हूं, मैंने कोई ज्वेलरी का बॉक्स बी को दे दिया। सी आके कहता है भाई मैंने ना, ए ने वो गलती से या रॉन्गफुली जानबूझ के कुछ रॉन्गफुल एक्ट के कारण इसको एक्वायर किया था, और अब आपको बी को दे दिया, मेरे को ये बॉक्स दे दो, ये मेरा है। तो obtained from him by A and claim them from B. B cannot institute interpleadership. यहां पे B नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि B is an agent. तो जो एजेंट होता है और जो टेनेंट होता है वो फाइल नहीं कर सकता। ये क्या है? ऑर्डर 35, रूल 5। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ऑर्डर है 37। 37 क्या कहता है? ऑर्डर 37 कहता है समरी प्रोसीजर। ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर के ऊपर है। समरी सूट कैसे चलता है उसके रिगार्डिंग है रूल 1 और सब रूल 2। कोर्ट एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच ऑर्डर इज टू अप्लाई। कौन कौन से ऐसे ऑर्डर होंगे जिसपे क्या नाम है ये समरी सूट लागू होगा? ये किस किस पे होगा? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, अदर कोर्ट्स। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट टू विच प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 द ऑर्डर अप्लाइज टू द फ्लोइंग सूट्स। इसमें क्या है? सूट अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, होंडेज, प्रोमिसरी नोट्स। बी क्या है? सूट इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर डेट और लिक्विडेटेड डिमांड। तो सिर्फ ये चीज डिमांड करने के लिए ये कहेंगे कि इसमें समरी सूट अप्लाई होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। समरी सूट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। 3 पे आपको बस यहां पे ना यही पता करना है जो रूल 3 है ना वो किस रिगार्डिंग है। रूल 3 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है। क्या? अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कब अपीयर होगा, कैसे होगा कोर्ट के अंदर, सिर्फ इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपका आ जाता है रूल 4। रूल 4 क्या है? पावर टू सेट असाइड डिक्री। इंपॉर्टेंट बात आ गई है। तो रूल 4 पावर टू सेट असाइड डिक्री। डिक्री को आफ्टर द डिक्री द कोर्ट में, कोर्ट के पास है में हैज अ पावर, सेल नहीं यूज किया हुआ है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें द कोर्ट हैज पावर टू सेट असाइड द डिक्री। कौन सी है? टू सेट असाइड द डिक्री एंड इफ नेसेसरी स्टे भी लगा सकती है, या सेट असाइड एग्जीक्यूशन को सेट असाइड कर सकती है। मे गिव लीव टू द डिफेंडेंट टू अपीयर द समन एंड टू डिफेंड द सूट इट सीम रीजनेबल टू द कोर्ट, जब कोर्ट को ऐसा लगे। तो ये लाइन है। अब है ऑर्डर 38। ऑर्डर 38 जो आपको इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पढ़ लेना भाई, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। इसमें ये है, इसका रूल 1 इंपॉर्टेंट है। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है वेयर डिफेंडेंट्स में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस। तो 38 की बात चल रही है अरेस्ट और अटैचमेंट। तो ये वो ऑर्डर है जिसमें जब हम एग्जीक्यूशन फाइल कर देते हैं और एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद हमें अपनी जो रिकवरी करानी थी, चाहे वो रिकवरी करवानी हो, चाहे किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम कैसे करवा सकते हैं? उस जिस बंदे के अगेंस्ट, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट का ऑर्डर निकलवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं, उससे बेल बॉन्ड जो सिक्योरिटी जमा करवा सकते हैं। तो यही सब चीज है। रूल 1 यही यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट रूल पे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इसके बारे में पढ़ लेना। ये है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रहेगा 39। ऑर्डर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 ऑर्डर 39। तो 39 के ऊपर तो आप समझो कि कोर्ट में कई बार क्या होता है, कोई भी सूट फाइल होता है ना, पार्टीशन से रिलेटेड हो, आपका कोई सूट हो जिसमें आपको स्टे चाहिए हो, जिसको कहते हैं इंजंक्शन, तो आप सूट फाइल करते ही साथ में एप्लीकेशन लगाते हो। एप्लीकेशन लगती है, किस चीज की एप्लीकेशन लगती है? कोर्ट में ऐसे कहते हैं हम लोग कि ऑर्डर 3912 की लग गई है, 3912 की एप्लीकेशन लगी हुई है। तो 39 क्या होता है? ऑर्डर 39 रूल 1-2। तो ये आप मोटा मोटा समझो, मेन आप समझो 3912 की एप्लीकेशन क्या होती है। 3912 की एप्लीकेशन
स्टे के लिए होती है, इंजंक्शन के लिए होती है। टेम्परेरी इंजंक्शन मांग रहे हो आप, मतलब जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता आपके सूट में, आपके केस में, आपके मैटर में, तब तक क्या नाम है उस चीज़ के ऊपर इंजंक्शन लगा दी जाए, स्टे लगा दिया जाए, एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये है टेम्परेरी इंजंक्शन। और इंटरलोकेटरी ऑर्डर के ऊपर टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में पढ़ो। रूल 1, केसेस टू विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। कौन कौन से केस हैं जिसमें किया जा सकता है? जहां पे प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड। वो भाई अब आप ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, आपने केस तो फाइल कर दिया, आप केस पता नहीं कब जाके डिसाइड होगा, लेकिन क्या है कि आपको डर है कि भाई अब ड्यूरिंग दैट पीरियड जब तक वो केस चलेगा, द केस इज इन ट्रायल, तब तक आपकी प्रॉपर्टी को कुछ हो सकता है, डैमेज हो सकता है, आप पोजीशन खो सकते हो, आप उसको कुछ वेस्टेड हो सकती है, वो चीज़ एलियनेटेड हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, और दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है इंटेंट टू रिमूव डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे में आप टेम्परेरी इंजंक्शन ले सकते हो। किसके अंदर लेते हैं? ऑर्डर 39(1)(2) के अंदर। अब इसमें क्या देख रखा है? देखो, द कोर्ट में, कोर्ट के पास में बाई ऑर्डर ग्रांट्स कर सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन टू रेस्टेन, रोक सकता है किसी को भी, और मेक सच अदर ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग डैमेजिंग, ऐसा कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। 2A क्या कहता है? रूल 2A, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस एंड ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। अगर जब इंजंक्शन का ऑर्डर फाइल हो गया है और ऑर्डर मिल गया है, फाइल नहीं हुआ, इसको कहेंगे ऑर्डर ग्रांट हो गया है, तो आप अगर उस ऑर्डर को ना माने तो फिर आपके ऊपर क्या चीज कार्रवाई हो सकती है। और यहीं पे रूल 3 है, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। अच्छा, जब इनके पास बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट हम एक केस फाइल कर देते हैं और उस केस के साथ एक एप्लीकेशन लगाते हैं ऑर्डर 39(1)(2) की कि मेरे को इंजंक्शन चाहिए, तो कोर्ट ऐसे ही नहीं अपनी मनमर्जी से इंजंक्शन दे देगी, नहीं, कोर्ट अपोजिट पार्टी को बुलाएगी। एंड दी जस्टिस कब होता है? जस्टिस तभी होता है जब अपोजिट पार्टी से हम एटलीस्ट पूछें कि सर मैडम आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे केस आया है, सो आपका क्या कहना है, क्या जो ये प्लेंट फाइल हुई है, क्या इसमें जो बोला है वो सब कुछ सही है, जो आप इस एलिगेशंस को एक्सेप्ट करते हो, एडमिट करते हो या डिनाई करते हो, तभी तो कोर्ट क्या नाम है इंजंक्शन को ग्रांट करेगी। अदरवाइज तो क्या पता किसी ने कुछ भी बोल के केस डाल देंगे और आपके अगेंस्ट इंजंक्शन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रूल 3A, कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो इंजंक्शन की यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, विद इन 30 डेज इंजंक्शन की एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ, अच्छा कई बार क्या होता है केस के अंदर बिफोर द कोर्ट, मैंने कई बार देखा है डिस्पोज का मतलब अलग होता है, डिसमिस का मतलब अलग होता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कुछ डिसाइड करके, फाइनल कुछ या तो फेवर में ऑर्डर दे दिया, या ऐसे डिस्पोज, कैसे डिस्पोज ऑफ किया, कैसे वो पूरा प्रोसेस को खत्म किया है। डिसमिस एक नेगेटिव वर्ड है। डिसमिस ये है कि आपको नहीं सुना, आपकी किसी बात को डिसाइड कोर्ट नहीं करना चाहती और खारिज कर देती है, मतलब सीधा ऐसे नहीं भाई आप जो कह रहे हो हम सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसी चीज में क्या है कि उसको कहते हैं डिसमिस। और डिस्पोज ऑफ मतलब कुछ अब सुन के, दोनों पार्टी को समझ के, एक पार्टी को समझ के, कैसे भी उस चीज को एक जुडिशली माइंड अप्लाई करके देन फाइनली उसको डिसाइड करा कि हाँ आगे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। तो ये छोटा सा बेसिक अंतर है, ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल 5 यहाँ पे आ गया है 39 के अंदर। रूल 5 क्या है? इंजंक्शन टू कॉरपोरेशंस बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। तो इंजंक्शन अगर किसी कॉरपोरेशन, किसी बॉडी के ऊपर आ जाता है तो वो उसके ऑफिसर को बाउंड करता है। मान लो दिल्ली में हो एमसीडी या डीडीए के अगेंस्ट कोई इंजंक्शन ऑर्डर है, तो वो अगर आप उस ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर हो, उसमें नौकरी करते हो, एक ऑफिसर हो, या ऑफिसर ना हो तो एक स्टाफ भी हो, इवन आप क्लरिकल स्टाफ हो या कोई भी स्टाफ हो, तो आप उस ऑर्डर, उस इंजंक्शन से बाध्य हो। बाध्य मीन्स यू आर बाउंड टू फॉलो दैट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर को। अब आ जाओ इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के रूल स्टार्ट होते हैं 6 से। आप मेरे को एक बार, आज आपका काम यही है कि
आज ये पता करोगे कि ये जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है ना, ये होता क्या है, कौन से ऑर्डर्स को इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स कहते हैं। आप इस चीज को आज पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, पता नहीं होता, या आप कह लो कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है इंटरलोक्यूटरी कौन क्या चीज होती है। उसके बाद आज 39 के बाद आप समझ लो सीपीसी के अंदर आपको पढ़ना क्या है। 39 के बाद ना मैक्सिमम चीज आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के नाम पढ़ो। ऑर्डर 40 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। 41 कहता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री से आप अपील में जाओगे तो 41 के अंदर दे रखा है, ठीक है। आप ऐसे ही आप को नेक्स्ट ऑर्डर जो पता होना चाहिए। अब जितने भी ऑर्डर हैं उन सबके बस नाम होने चाहिए। अपील के ऑर्डर रह गए हैं, अब अपील करना है आपको, ये सब चीज़ करनी है। तो जैसे अब कोई ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर ये है 42 अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, उधर वहाँ ऑर्डर में था ओरिजिनल डिक्री से अपील। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको ज़्यादा यहाँ पे कोई पढ़ने का है नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन कैसे है, इन सब के नाम याद कर लो बस आप। ऑर्डर नंबर कौन सा है और उसका मेन चैप्टर की हेडिंग कौन सी है, आप इस चीज़ को याद कर लो। तो यहाँ से है और देखते हैं। बाकी मैंने तो ये बता दिया, यही चीज़ है। अगर कोई हाईलाइटेड वाला मिल जाता है जिससे क्वेश्चन पूछा गया हो तो हम उसको एक बार बता दूंगा आपको। ये पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया, ये पढ़ लेना। ऑर्डर 40 क्या है, 5 6 7 47, ऑर्डर 47 रिव्यू के बारे में ऑर्डर 47 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंट जो रहेगा ऑर्डर 48 मिसलेनियस, 49 चार्टर्ड हाई कोर्ट्स, 50 प्रोविजनल स्मॉल कोर्ट्स। ये पढ़ लेना कि स्मॉल कोर्ट्स प्रोविजनल स्मॉल कोर्ट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको मिलेगा ऑर्डर 50 के अंदर। उसके बाद आपका आ जाता है 51 जो कि है लास्ट ऑर्डर 51 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। तो ये एक आपका आज एक तरह से कंप्लीट हुआ जो कि है सीपीसी। और ये आज सीपीसी हमने पढ़ा है प्योरली बेयर एक्ट के वो सेक्शन, वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप कुछ नहीं, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, आप इस वीडियोस को पूरा देखो। जोन से मैंने इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करे हैं, सिर्फ आप उनको पढ़ लो। आपका 100% आपको सीपीसी आपको क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सीपीसी काम कैसे कर रही है, होता क्या है सीपीसी के अंदर, कौन सा सेक्शन कहाँ लिखा है। बस आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या है, एक तरह से ओपन बुक टेस्ट है। आपको आइडिया लग जाएगा ना, आप क्वेश्चन देखते ही आप सीधा उस पेज खोलोगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वो अपना सीधा टिक मार कर देना। और ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट जितने भी आपके सिलेबस हैं, जितने भी सिलेबस के अंदर एक्ट्स मेंशन होंगी, उन सारे एक्ट को अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ, और जुड़े रहे सिंह लॉ एकेडमी के साथ। आपको कंप्लीट यहाँ पे सारे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो थैंक यू।